हेलो दोस्तों, मैंने कुछ रिच इंडिविजुअल्स को बहुत क्लोजली एनालाइज करा हुआ है और कुछ ऐसे एसेट शॉर्टलिस्ट करे हैं जो उनकी वेल्थ को डे बाय डे ग्रो करने में मदद करते हैं विद मिनिमल एफर्ट। इस वीडियो में लेकिन आगे बात करने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि हम इसमें कमाई करने के जरिए आपको नहीं बताने वाले। हम सिर्फ बात करेंगे कि ऑलरेडी अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग जो एसेट नहीं जानते क्या होता है उनके लिए बता देते हैं। जैसे रिच डैड पुअर डैड में बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी में बताया गया है कि कोई भी चीज जो आपके पॉकेट में पैसा डाले वो एक एसेट होता है। अभी क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, ये सब एसेट है। बिल्कुल नहीं है। उसका रीज़न क्या है, जब आप एसेट में रहते हो यानी अपने घर में रहते हो या अपनी गाड़ी खुद चलाते हो तब आपको कोई पैसा नहीं आता उससे, और बल्कि जाता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा। मान लो घर है तो वहाँ पे कभी बिजली का काम हो रहा है, कभी कोई प्लम्बर का काम हो रहा है, कभी वाइट वॉश करा रहे हो, कभी लॉन में काम हो रहा है, या गाड़ी कभी चला रहे हो तो उसका फ्यूल एक्सपेंसेस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सर्विसिंग है, ये सब चलता रहेगा। तो आपके ये सब बिल्कुल एसेट्स नहीं है। अच्छा, एक एसेट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनिशियली आपको थोड़ा बहुत टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है और पैसा तो ऑब्वियसली लगाना पड़ता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स आप लॉन्ग टर्म तक रीप कर सकते हो विद मिनिमल एफर्ट। उसके बाद आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, बस आपका रिटर्न आता रहता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उन 10 एसेट्स की जो आपकी वेल्थ को बहुत कम टाइम में बहुत ग्रो करने में मदद करेंगे। और एंड में आपको एक ऐसा एसेट बताने वाला हूं जो एक रिच होता है ना, रिच अमीर लोग, और एक अल्ट्रा रिच होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो उस एसेट की वजह से होता है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। रियल एस्टेट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करोड़पति बना के देती है। उसका एक सिंपल सा रीजन है। सबसे पहले तो क्या है कि लैंड जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है। ऐसा तो है नहीं कि कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, और डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी रेगुलर बढ़ती जा रही है। तो आप समझो जब डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई होगा, डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई सेम रहेगी तो हमेशा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा रियल एस्टेट आपको कमा के ही देने वाला है। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप रेजिडेंशियल में डाल लो पैसा, या कमर्शियल में डाल लो, और या सिंपल प्लॉट खरीद लो। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, एक्चुअली रिकमेंडेशन क्या, मेरा पर्सनल टेस्ट है कि अपनी जमीन होनी चाहिए। कैसा भी आप पैसा लगाओ, फ्लैट्स वगैरह में इतना ना लगाओ, जमीन अपनी होनी चाहिए। जब बंदा रियल एस्टेट पे पैसा डालता है तो 2 मेन फायदे के लिए डालता है। एक तो उसको रेंट मिलता है और एक प्रॉपर्टी का वैल्यू अप्रिसिएशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हमारे ये कहेंगे कि यार रियल एस्टेट में तो घुसने के लिए ही बहुत पैसा चाहिए, भाई छोटे अमाउंट से तो हम घुस नहीं सकते। लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। इसका रीजन क्या है, जो बड़ी बड़ी अच्छी सॉलिड पार्टियां भी होती है जिनके पास पैसा होता है कि भाई पहले दिन सारा पैसा लगा ले, वो भी पहले दिन सारा पैसा रियल एस्टेट में नहीं डालते। 15 से 20% का डीपी डालते हैं यानी डाउन पेमेंट करते हैं, और बचे हुए का इजीली बैंक लोन हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं जनरली जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे कि हाथ के हाथ प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पे चढ़ा दी, और कोशिश करेंगे कि जो रेंट हो वो इंस्टॉलमेंट, जो बैंक की इंस्टॉलमेंट है उससे ज्यादा हो। इससे क्या रहेगा कि रेंट के पैसे से इंस्टॉलमेंट बाहरों बाहर निकलती रहेगी, और फिर जब 15 साल 20 साल 25 साल बाद आपका लोन पूरा होगा तो टेक्निकली क्या करा आपने, भैया बैंक का पैसा तो सारा आप रेंट से देते गए, आपने अपनी पॉकेट से 15 या 20% का डीपी दिया था, और उस 15-20% की वजह से ही आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। लेकिन जब हम बैंक लोन का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरीके से हम लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेवरेज मतलब अदर पीपल्स मनी यूज कर रहे हैं, दूसरे के आदमी का पैसे का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अदर पीपल्स मनी यूज करने में या किसी भी लेवरेज को इस्तेमाल करने में डाउन साइड भी होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी रिसेशन आ गया, आपको रेंट्स उतने अच्छे ना मिले, आपकी बैंक की किस्त बराबर चलती रहेगी, तो आपको उसको फ्लिप साइड को भी ध्यान रखना है। और एट द सेम टाइम रियल एस्टेट में ये जरूर ध्यान रखना है कि ये लो लिक्विडिटी होता है। ऐसा ना हो कि आप अपना इमरजेंसी फंड का पैसा उठाया और वो रियल एस्टेट में डाल दिया, एकदम पैसा रिलीज नहीं हो सकता इसमें। सेकेंड है स्टॉक्स। हिंदुस्तान में भी काफी लोगों ने मोटा पैसा बनाया स्टॉक से। कुछ जो नामी गिरामी नाम हैं वो हैं राकेश झुनझुनवाला जी का आपने नाम सुना होगा, रामदेव अग्रवाल जी का नाम सुना होगा, या विजय केडिया जी का नाम सुना होगा। इन सभी लोगों ने स्टॉक मार्केट से अपना फॉर्च्यून बनाया है। लेकिन ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये फुल टाइम यही काम करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग का ही या इन्वेस्टिंग का ही काम करते हैं, तभी ये लोग राइट स्टॉक्स को पिक कर पाते हैं। अगर मैं और आप
कोशिश करें कि यार इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करें, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हम पैसा डुबा ही देंगे। तो इसके लिए बेटर तरीका ये रहता है कि जिस बंदे के पास टाइम नहीं है या बहुत लिमिटेड टाइम है या डेडिकेटेड टाइम नहीं दे सकता पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग को, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। अब म्यूचुअल फंड में भी क्या रहता है कि अगर बंदा एग्रेसिव खेलना चाहता है तो मे बी वो स्मॉल कैप में पैसा डाल सकता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सेफ साइड खेलना चाहता है तो मे बी ब्लू चिप कंपनीज में पैसा डाल सकता है। और आजकल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए हैं जैसे कि ETFs आ गए हैं या इंडेक्स फंड्स आ गए हैं जो कि बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। ये बेसिकली क्या रहता है, पैसिव इन्वेस्टिंग रहती है। इसमें आपको अपना निजी टाइम बहुत कम देना पड़ता है और आप एक स्टेडी इनकम, एक स्टेडी हैंडसम इनकम विद मिनिमल रिस्क आप कमा सकते हैं। जिनको इंडेक्स फंड नहीं पता उनको बता देता हूँ। इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स हो गया या निफ्टी 50 हो गया, उसको बिल्कुल फॉलो करता है। तो जब निफ्टी 50 ऊपर जाएगा वो भी ऊपर जाएगा, बिल्कुल फॉलो करता है। अब निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल क्या है, टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो यानी आपका पैसा हमेशा ही इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में लगा हुआ है, तो पैसा डूबने के चांसेस तो वैसे ही मिनिमल हो जाते हैं और एक स्टेडी इनकम आपकी लॉन्ग टर्म में आती रहती है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन भी रहेगी कि आपको कुछ पोर्टफोलियो का कुछ पैसा 10-20% जैसा आपको ठीक लगे इंडेक्स फंड्स में जरूर होना चाहिए। फिर आते हैं हम कमोडिटीज पे। कमोडिटीज में हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद ऑयल, करेंसी या आर्ट हो गया। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर का मेन जो बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर है तो जनरली क्या है, जब स्टॉक मार्केट्स डाउन जाती है तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता है। तो क्या है, आपका पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न्स मेंटेन रहता है। भैया आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर से मिल गया तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का आपका एवरेज बना रहता है। तो कुछ पैसा अपना गोल्ड और सिल्वर में जरूर पड़ा होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कैश पे। अभी आप बोलोगे सरकार क्या बात कर रहे हो, कैश कैसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कैश तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी वैल्यू खो देता है। अगर घर में पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से घटती जाएगी, परचेसिंग पावर खराब होती जाएगी, और ये बात सही भी है। लेकिन इसका थोड़ा सा एक सेकंड एंगल देखने की जरूरत है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, रिलायंस वगैरह भी हो गई, टाटास भी हो गए, एक अच्छा खासा अमाउंट कैश में मेंटेन करते हैं। उसके प्राइमरी 2 रीजन होते हैं। एक तो क्या है कि कोई अच्छी डील मिल रही हो या कोई एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसके लिए एकदम पैसे की जरूरत हो और उस समय पैसा ना हो तो वो आपके हाथ से डील निकल जाएगी। सारा गेम मौके का होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आपके पास हाथ में कैश होता है तो आपको बेटर प्राइसिंग मिल जाती है, यानी बहुत अच्छे अच्छे कैश डिस्काउंट मिल जाते हैं। 100 का माल 50 में मिल जाता है। तो इस वजह से एक सर्टेन अमाउंट कैश में मेंटेन करना जरूरी है। अच्छा, कैश में मेंटेन करने वाला ये नहीं कि आप पैसा उठा के अपने घर में ले आओ और घर में मेंटेन करो। भाई आप पैसा डाल सकते हो, सेविंग बैंक में पड़े रहने दे सकते हो, FD में डाल सकते हो, या आजकल ऑटो स्वीप फैसिलिटी आने लगी है कि पैसा पड़ा रहता है, उस पर ब्याज मिलता रहता है और जब आप पैसा निकालना चाहो एकदम निकाल सकते हो। तो कुछ लिक्विड फंड्स आपके हमेशा मेंटेन होने चाहिए। बिजनेस, जब आपने बिजनेस के बारे में सुना होगा तो जनरली वही इमेजिन करते होंगे कि यार एक बंदा सुबह को आता है अपने गल्ले पे 8 बजे से ड्यूटी देना शुरू करता है, रात को 8-9 बजे अपने आप खुद सारा ड्यूटी काम करके और शाम को शटर डाउन करके अपने घर चला जाता है। अभी क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं या जो स्मार्ट लोग होते हैं वो नॉर्मली बिजनेस ऐसे नहीं करते। वो एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में पैसा भी लगाएंगे, टाइम भी देंगे, एफर्ट भी देंगे, और कुछ टाइम बाद उसको ऑटो पायलट मोड पे छोड़ देंगे, यानी सब कुछ अपने आप रन कर रहा होगा और उनके लिए वो एक कैश काउ बन जाएगी, यानी इनकम जनरेटिंग एसेट बन जाएगी। रेगुलर पैसा कुछ टाइम में आता रहेगा उनके पास, उनको मिनिमल एफर्ट देना पड़ेगा या ऑल टुगेदर एफर्ट अपना देना ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग आप भी मिलते होंगे जो लोग बिल्कुल चल रहते होंगे, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते, ज़्यादा भागा दौड़ी में भी नहीं रहते, उनको बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स मूड वाली लाइफ रहती है। एट द सेम टाइम पैसे की कोई दिक्कत होती नहीं है, पैसा भी बढ़िया होता है उनके पास। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, उनके पीछे एक बिजनेस खड़ा होता है, एक इनकम जनरेटिंग एसेट खड़ा रहता है। अब ये बात तो ठीक है कि बिजनेस से बहुत लोग अमीर बनते हैं और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी फ्लिप साइड भी है, उसको भी देखना जरूरी है। जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं या एफर्ट लगाते हैं किसी भी नए बिजनेस को खड़े करने में, और कुछ टाइम बाद अगर हमें रियलाइज हो कि यार मे बी ये तो बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल ही नहीं है, या ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसको तो मैं करना ही नहीं चाहता था यार लाइफ में, या कोई और पर्टिकुलर रीज़न है जिस वजह से आप इस बिज़नेस से बाहर निकलने चाहते हो, तो इस बिज़नेस में हमेशा एक एग्जिट बैरियर होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई फैक्ट्री खरीदी, फैक्ट्री रेंट पे ली में भी, या उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी में भी पैसा इन्वेस्ट करा, कुछ पैसा स्किल्ड लेबर में भी इन्वेस्ट करा, और फिर 2 साल बाद रियलाइज़ होता है कि यार ये फैक्ट्री तो अब चलानी नहीं है। तो उस पर्टिकुलर केस में जब भी मैं बिज़नेस से बाहर निकलूंगा तो मेरे को एक मोटा लॉस
बेयर करना पड़ेगा। हाँ, आजकल जो बिजनेसेस आ गए हैं जो कि कोडिंग पे बेस्ड हैं या मीडिया पे बेस्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं या कोई भी कंटेंट क्रिएट करता है, तो उसमें एग्जिट बैरियर कम होता है क्योंकि उसमें कैपिटल इंटेंसिव कम होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत पैसा और नहीं तो कम से कम एफर्ट और टाइम जो आपने इन्वेस्ट करा उसका लॉस तो आपको बियर करना ही करना पड़ेगा। तो जब भी आप बिजनेस में घुसे, सबसे पहले एक बार ये देख लें कि इस बिजनेस के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कैलकुलेशंस कर ले, उस बिजनेस को स्टडी कर ले, उसके बाद अपना टाइम और पैसा उसमें लगाए। ब्रांड एंड गुडविल। अभी पिछले हफ्ते में एक शूज लेने गया वुडलैंड के स्टोर पे। जो शूज मेरे को पसंद आ रहे थे वो 8,000 रुपए के वो बंदा दे रहा था। अभी सेम शूज मैंने लोकल मार्केट में पता करे तो 2,000 से 3,000 रुपए की रेंज में मेरे को इजीली मिल रहे थे। सेम शूज, सेम मॉडल, सेम क्वालिटी। अभी ये जो 5 से 6,000 रुपए का डिफरेंस है, ये क्या है? ये ब्रांड के पैसे। सेम चीज किसी कंपनी की गुडविल का होता है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम लोग Amazon पे सेल करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स। अब इसके साथ साथ क्या है, हम डायरेक्टली भी सेल करते हैं। कोई बंदा चाहे तो हमें डायरेक्टली कंपनी अकाउंट में पैसा डाल सकता है और हम उसको शिप कर देंगे सेम प्रोडक्ट। और हम जनरली क्या है 15% या 20% तक भी कम रेट देते हैं जब हम डायरेक्टली सेल करते हैं। उसका रीजन क्या है कि भाई सबसे पहले तो कमीशंस का डिफरेंस आ जाता है। Amazon पे हम कमीशन देते हैं, इधर हम कमीशंस कुछ नहीं दे रहे, डायरेक्ट सेल हो रही है, तो जो का तो बेनिफिट है वो हमने एंड कस्टमर को दे दिया। लेकिन फिर भी मैंने ये लगभग मतलब ये प्रॉब्लम मैं डेली देखता हूँ कि बहुत सारे कस्टमर क्या है, इंक्वायरी हमारे से करेंगे लेकिन डायरेक्टली फिर Amazon से ले लेंगे। उसका रीजन क्या है? ट्रस्ट फैक्टर। उनको विश्वास है कि यार हम पैसा Amazon को दे रहे हैं तो पैसा सेफ है एज कम्पेयर टू कि एक तीसरे बंदे को दे रहे हैं जिसको हम जानते नहीं। तो ये ट्रस्ट फैक्टर, यही कंपनी की गुडविल है जो महंगा होने के बाद भी बंदा उन्हीं से प्रोडक्ट खरीद रहा है। इक्विपमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो हमें पैसा कमाने में मदद करे या हमारी पैसे कमाने की स्पीड को बढ़ा दे, वो हमारे लिए एसेट है। अब एक वीडियो एडिटर के लिए मे बी एक उसका वर्क स्टेशन एसेट हो सकता है, एक फार्मर के लिए उसका एक बेहतर ट्रैक्टर एसेट हो सकता है, या हम जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा कैमरा और एक अच्छा ट्राइपॉड हमारे लिए एसेट हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स वगैरह सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आते हैं। पेटेंट बेसिकली क्या है, आपके किसी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ट्रेडमार्क क्या है, किसी नेम को या किसी पर्टिकुलर डिजाइन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और कॉपीराइट क्या है, आपके किसी भी कंटेंट, आपने कोई म्यूजिक लिखा हो, कोई सॉन्ग लिखा हो, कोई पर्टिकुलर कंटेंट यानी ब्लॉग या ई बुक लिखी हो, या फॉर एग्जांपल कोई वीडियो ही बनाई हो, आप उस पर कॉपीराइट करा सकते हो। और कोई भी बंदा जब आपके किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट को यूज करता है तो आपको वो बंदा हर बार रॉयल्टीज देगा। यानी कोई बंदा अगर 1 लाख बार भी उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो 1 लाख बार आपको कुछ पोर्शन ऑफ द मनी हमेशा आएगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी बिजनेसेस बहुत पेटेंट सप्लाई करते हैं। यही सेम हाल है फार्मा कंपनीज का। फार्मा कंपनीज भी बहुत सारे पेटेंट सप्लाई करती हैं और उनका अगर साल में एक पेटेंट भी बढ़िया निकल जाता है तो आप समझो उनके सारे के सारे लॉसेस, सारे के सारे जो खर्चे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, ये सब कवर करने के बाद भी एक मेजर प्रॉफिट वो निकाल लेते हैं फार्मा कंपनी में सिर्फ एक पेटेंट से। अगर आप मेरी तरह शार्क टैंक यूएस के फैन हो तो आपने देखा होगा जब बिजनेसेस को वहां पे भी इवेल्युएट करते हैं शार्क्स, तो उसमें देखते हैं कि क्या कोई पेटेंट है क्या, क्योंकि उनको भी पता है कि यार पेटेंट से क्या होता है कि एक मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट बन जाता है। आप 1 के 4 भी चार्ज कर सकते हो कस्टमर से, क्योंकि हर बंदा तो उसको बना नहीं सकता और दूसरा अगर बनाएगा तब भी वो आपको पैसा देगा। तो एक पर्टिकुलर पेटेंट या एक अच्छा ट्रेडमार्क या कोई बढ़िया सा कॉपीराइट आपको बहुत कम टाइम में बहुत अमीर बना सकता है। पीपल, अब ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक कोई बंदा हमें छोड़ के नहीं जाता ना, उसकी हमें वैल्यू नहीं पता चलती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो है तो एट द एंड ऑफ द डे एक ग्रुप ऑफ पीपल ही, यानी लोगों का समूह ही है। और एक बंदा, एक एनर्जेटिक बंदा जिसका विजन है, अपने आइडिया से किसी भी कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। इसका एक बहुत सटीक एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। अगर आप मेरी तरह स्टीव जॉब्स फैन हो तो आपको उनका स्टोरी पता होगा। पेप्सिको का मार्केटिंग हेड आता है और स्टीव जॉब्स को रिप्लेस कर देता है और उसके बाद कंपनी अपने घुटनों पे आ जाती है। कंपनी को बैंकरप्सी के बिल्कुल नौबत पे आ जाती है और कंपनी को सर्वाइव करने के लिए वापस स्टीव जॉब्स को लाना पड़ता है। आजकल लोगों की इतनी वैल्यू है कि
बहुत सारी अच्छी कंपनीज सिक यूनिट जो होती हैं, सिक यूनिट यानी जो बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे होते हैं लेकिन उनकी टीम्स अच्छी होती है, उन कंपनीज को अक्वायर कर लेती है सिर्फ टीम की वजह से। उससे क्या है, उनको टीम कंपाइल नहीं करनी पड़ती, टाइम बच जाता है और उनको एक बनी बनाई अच्छी टीम मिल जाती है जिसको किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि हमें बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जो कि बहुत केपेबल हैं, जिससे हमारी मोटिवेशन भी बनी रहती है। अब बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट कैसा ही हो, कोई आपने गाना लिख दिया, आपने ई बुक लिख दी, हमारी तरह कोई वीडियोस बना दी, या आजकल वेब सीरीज बहुत चल रही है तो वेब सीरीज आपने कोई बना दी। कंटेंट में मेन एडवांटेज ये रहता है कि आपके पास इन्फिनिट लेवरेज होती है। इन्फिनिट लेवरेज का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अब क्या है उसके 10 पीसेस बेचने हैं तो हमें 10 पीस बनाने पड़ेंगे, कल को 100 पीस बेचने हैं तो 100 पीस बनाने पड़ेंगे। जितनी क्वांटिटी हमारी सेलिंग की बढ़ती जाएगी उतनी ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग की या परचेजिंग की बढ़ती जाएगी। कंटेंट में ऐसा नहीं है, कंटेंट में आप बनाओगे एक बार और बेचोगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, और जब वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप बेचोगे तो हर बार का आपका प्रॉफिट पॉकेट में आएगा। बनाना आपको सिर्फ एक बार ही है। तो ये इन्फिनिट लेवरेज जो है किसी भी मीडिया को या किसी भी कंटेंट को एक बेहतरीन एसेट बना देती है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपने कुछ साल पहले देखा होगा साई की एक गंगम स्टाइल की बहुत अच्छी वीडियो चली थी और बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उस पर्टिकुलर वीडियो ने सिर्फ यूट्यूब के एडसेंस से $8 मिलियन से भी ज्यादा पैसा कमाया था, जो इंडियन रुपीज में 63 करोड़ से भी ज्यादा है। अब हम आ गए इस वीडियो के उस पॉइंट पे जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक वो एसेट जो बहुत पावरफुल है और वो है आपका टाइम। जो भी बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जो बड़ा पैसा बनाते हैं या बड़ा गेम खेल पाते हैं, वो तभी खेल पाते हैं जब वो अपने टाइम को अपना दोस्त बना लेते हैं। और वो अपना दोस्त कैसे बनाते हैं भाई, अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं जब आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो आप एक्टिवली काम करेंगे, लेकिन जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो आप क्या करें, जो काम आप कर रहे हैं उसकी जगह आप किसी और बंदे को रख लें। हो सकता है वो 100 रुपए आपको कॉस्टिंग ज्यादा पड़ने लग जाएगी, लेकिन आपका टाइम फ्री हो जाएगा और आप अपनी नेक्स्ट चीज पे मूव ऑन कर जाएंगे। और इस तरह फिर धीरे 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 आप बढ़ते जाएंगे, अपनी जगह किसी और को रखते जाएंगे और आपका गेम बहुत बड़ा होता जाएगा। जो कोई भी बड़ी कंपनीज होती है उसमें एम्प्लॉय का गेम ही यही रहता है, नहीं तो जो ओनर होता है वही सब कुछ कर लेगा। आप समझो, एम्प्लॉय का रोल ही इसलिए आता है क्योंकि बंदे को ज्यादा वर्किंग हैंड्स चाहिए होता है एक बड़ा काम, बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक टाइम योर एलाय। जानता हूं मैं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो बहुत यूजफुल है और आपको आपके टाइम का वर्थ भी मिला है। आजकल इंडिया में ना फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम है लोगों के पास, इस वजह से लोगों का बहुत पैसे का नुकसान होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाके उनका पैसे का फायदा करा सके। और अगर आप चाहते हो कि आपका ये दोस्त रेगुलरली आपके पास आता रहे विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशनल वीडियोस, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।